देखिए सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं, अंतर इसमें क्या कर देना हमें बस कर देना पूर्ण घन। अब ज्ञात कीजिए कि कितनी संख्या है इस नंबर में, इस नंबर के कितने ऐसे फैक्टर हैं जो पूर्ण घन है। तो सबसे पहले हमें पूर्ण घन समझना है, जो हम लोग सब समझ रहे हैं घन का मतलब होता है जैसे ए टू दी पावर क्यू, यह एक पूर्ण घन है। जैसे 27 3 का पूर्ण घन है ना। उसके बाद आप 8 भी एक पूर्ण घन है। तो इस तरीके से हमें वो संख्या प्राप्त करना है कि ऐसे कितनी संख्या है जो पूर्ण घन है। किसका? 240 का। तो नंबर तो वही है, तो नंबर में हम कुछ नहीं, पावर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें तो पहले इस चीज़ का ज्ञात है कि इसका पावर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हुआ, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें से पता कीजिए घन में भी वही कंडीशन है, एक जो है वो सब में घन एक तो हमेशा रहेगा घन एक। ठीक, इसको में भी देखिए एक तो हमेशा आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक घन चलो क्यूब रूट है एक। दूसरा, आप अगर और थोड़ा बेसिक तरीका समझना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, पहले आप लिख लो, टू दी पावर 2, टू दी पावर 3, टू दी पावर 4। ये कहाँ तक आएगा? 3 टू दी पावर 0, 3 टू दी पावर 1, 5 टू दी पावर 0, 5 टू दी पावर 1। अब इसमें आप बताओ कि ऐसी कौन से नंबर है जो पूर्ण घन है, तो आपको पता चलेगा। देखिए 5 टू दी पावर 0 ये जो है ये 3 टू दी पावर 0 या 5 टू दी पावर 0 ये तो 1 नहीं होता है, तो ये तो घन है। अब दूसरा चीज़ जो है देखिए यहाँ एक टू दी पावर 2, टू दी पावर 3, यह भी एक पूर्ण घन है। क्या है? पूर्ण घन, क्योंकि इसका क्यूब रूट करोगे आप तो आपको एग्जैक्टली 3 आएगा। बाकी किसी का भी करोगे, चाहे टू दी पावर 1 करो, टू दी पावर 2 करो या टू दी पावर 4 करो, वो पूर्ण घन नहीं आएगा। बाकी इसमें तो नहीं ही आएगा, क्योंकि उसके लिए एटलीस्ट पावर 3 होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होते रहना चाहिए। तो यह एकमात्र टू दी पावर 3 है जो एक पूर्ण घन है। तो इस संख्या में हम इजीली बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब रूट जो है वह 2 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2। बस सवाल बताइए, कुछ नहीं है। अब देखिए, अब कुछ सवाल बनाने से पहले कुछ कॉमन चीज़ है, कुछ कॉमन कंसेप्ट है जो हम लोग पहले एक बार उस चीज़ को रियलाइज़ कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इस पर सवाल बनाएंगे तो हम लोग इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो देखिए क्या है, हम लोग प्राइम नंबर जानते हैं क्या होता है प्राइम नंबर। अभी जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ ये हो सकता है कि होगा ही, आप सबको मालूम होगा, समझ रहे होंगे, लेकिन उस चीज़ को आपने कभी रियलाइज़ नहीं किया होगा। ठीक है, रियलाइज इसीलिए करना ज़रूरी है क्योंकि इसमें उससे संबंधित सवाल आएगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है बताइए? प्राइम नंबर वह संख्या होता है या वह नंबर होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटता हो। समझ के बाद, जो कि जानते हैं, जब आप ये जानते हो कि स्वयं एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा? हमेशा 2 ही होगा ना, ऑब्वियसली। एक होगा, एक स्वयं होगा। एग्जाम्पल बोला जाए तो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ। इस सब का अगर आप नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाएगा तो हमेशा 2 ही आएगा, एक आएगा, एक खुद वो स्वयं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर प्राइम फैक्टर का स्क्वायर कर दिया जाए, प्राइम फैक्टर का स्क्वायर कर दिया जाए और उसका नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए, नंबर ऑफ फैक्टर, तो वो हमेशा 3 आएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को देखोगे जब भी आपके पास सवाल आएगा और उसमें आप रियलाइज़ करोगे कि हाँ चलो ये प्राइम फैक्टर का स्क्वायर है, तो इसका फिर आपको निकालने की, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप आंख बंद करके बता दोगे इसका तो 3 ही होता है। एग्जाम्पल में अगर बोला जाए तो इसी का आप स्क्वायर करके एग्जाम्पल ले लो, क्या 4 भी आप कर सकते हो, आप 9 कर सकते हो, उसके बाद आप 25 कर सकते हो, 49 कर सकते हो, 121 कर सकते हो, आगे जाओगे वो भी आप उसका स्क्वायर करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इस सब नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर 3 आएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि यह एक प्राइम फैक्टर का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट। ठीक है, तीसरा, किसी भी संख्या का
कहने का मतलब एनी नंबर का स्क्वायर रूट अगर नंबर रहेगा और उसका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, एनी नंबर मतलब कुछ भी, उसमें से तो ये स्पेसिफाइड पहले ही कर दिए कि प्राइम नंबर अगर रहेगा तो एग्जैक्टली बता दोगे, लेकिन अदरवाइज कोई भी नंबर 16 हो या आपका जो है 64 हो या आपका जो भी है 194 हो, व्हाटएवर जो भी हो, अगर उसका स्क्वायर रहे, उसका नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो नंबर ऑफ फैक्टर वो हमेशा ऑड नंबर होगा। समझ गए? ऑड नंबर मतलब या तो उसका 3 आएगा नंबर ऑफ फैक्टर, विषम संख्या होगा हमेशा। एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए एग्जाम्पल में, तो जैसे कि 16 है, 64 है, 144 है, ये सब संख्या का आप देख लो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर रहता तब विषम संख्या तो आना ही है, लेकिन हम उसके एक स्टेप आगे बताते हैं कि मात्र 3 ही आएगा। लेकिन कोई भी संख्या रहेगा एनी नंबर, तो उस संख्या का नंबर ऑफ फैक्टर विषम आएगा, लेकिन अगर वो प्राइम नंबर होगा तो विषम संख्या में भी मात्र 3 ही आएगा। ठीक है, तो ऑन कर सकते हो आप। ये चीज़ भी आप समझ गए कि किसी भी नंबर का यहाँ आप नंबर ऑफ फैक्टर 3, नंबर ऑफ फैक्टर 2, है ना? क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट नॉट द लीस्ट ये कह रहा है कि उसके बाद एनी नंबर देखिए लास्ट जो है वो कह रहा है कि बाकी किसी भी संख्या का अगर नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे, क्या निकालोगे? नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे, तो वो संख्या हमेशा उसका नंबर ऑफ फैक्टर इवन आएगा, एक्सेप्ट प्राइम नंबर जो है। प्राइम नंबर देखिए, अगर एनी नंबर ऑफ प्राइम नंबर भी आ जाता है ना, तो इसका भी आप नंबर ऑफ फैक्टर जो है देखो आपने इवन निकाला है, मतलब 2 है। लेकिन जब स्क्वायर का बारी आएगा तब वो ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को एक बार बढ़िया ध्यान से देखोगे तो आप इस चीज़ों को एक साथ कोरिलेट कर पाओगे कि अच्छा एनी नंबर मतलब कोई भी नंबर रहेगा दुनिया का, खाली वो स्क्वायर रूट नहीं रहना चाहिए, उसका नंबर ऑफ फैक्टर इवन आएगा। उसके बाद अगर वो नंबर प्राइम नंबर होगा तो हम बता सकते हैं उसका नंबर ऑफ फैक्टर 2 आएगा। अब आया स्क्वायर रूट की बारी। स्क्वायर रूट मतलब कोई भी नंबर रहेगा, ठीक है, कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा इवन नंबर ऑड नंबर आएगा, और अगर वो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हो तो उसका हम लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर 3 आएगा। क्लियर? आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित सवाल अभी पूछा जाएगा, ये आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर आप इस चीज़ को धीरे धीरे कोरिलेट कीजिएगा। मैं सवाल बनवाऊंगा तो आपको अच्छे से ये चीज़ कोरिलेट हो जाएगा, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको बीच बीच में इस चीज़ को रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया? इतना आपने कोरिलेट कर लिया, इतना आपने समझ गया, तो एक पॉइंट और आप समझ जाइए, फिर आप सवाल धराधर बनेगी। तो अब क्या है, ये भी मतलब कुछ नया नहीं बताने वाला हूँ मैं, पुराना ही चीज़ है, पुराना ही कंसेप्ट है, लेकिन फिर उसमें रियलाइज़ करवाना है कुछ आपको नया चीज़। रियलाइज़ क्या करवाना है? अगर आप बहुत जो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप वैसे वैसे बना रहे हो और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हो, या मतलब आपको लगा होगा हाँ यार ये तो सही है। जैसे 12 है, अगर इसका नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो क्या क्या होगा? आप बोलोगे 1 होगा सर, 2 होगा सर, 3 होगा सर, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा, यही नंबर ऑफ फैक्टर आएगा। ठीक, अब जब हमें ये पता है, आप इस चीज़ को अगर गौर से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे 1 है, स्टार्टिंग का पहला नंबर है और लास्ट का पहला नंबर, मतलब इधर का पहला नंबर 1 है, इधर का पहला नंबर जो है वो क्या है? 12 है, और इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपका आता है, जो भी नंबर का फैक्टर कर रहे हैं वो नंबर आ रहा है इजीली। इसी तरीके से आप इधर से सेकंड नंबर जाओगे तो इधर से भी सेकंड नंबर अगर जाते हो तो इस दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन नंबर आएगा, ये नंबर आएगा फैक्टर का। इसी तरीके से इस दोनों का भी मतलब
स्टार्टिंग से तीसरा तो लास्ट से भी तीसरा नंबर आओगे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ये नंबर आ जाएगा। समझ गए? तो आप इस जो ये कंसेप्ट है जो आपने अभी रियलाइज़ किया, इससे आप बता सकते हो कि किसी भी संख्या का मतलब किसी भी संख्या का अगर हमें ये ऐसे बता देगा या आप समझ जाओगे कि स्टार्टिंग से जहाँ तक जाएंगे लास्ट से भी वहाँ तक जाके उस दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारा एग्जैक्टली वो नंबर आता है जिसका वो फैक्टर होता है ना। ऐसे तो आप ठीक है, लेकिन मान लेते हैं जैसे एक देखिए 25, अगर इसका नंबर ऑफ फैक्टर निकाला जाए तो 1 होगा आपको, 5 होगा इसको, 25 होगा। इसमें देखिए तो आप इवन जो हम लोगों ने पढ़ा था किसी भी नंबर का जो है नंबर ऑफ फैक्टर वो क्या आता है, इवन आता है एक्सेप्ट प्राइम नंबर। तो देखिए इस दोनों का आप देखिए शुरुआत का फर्स्ट और लास्ट का फर्स्ट का मल्टीप्लिकेशन आया क्या, ये नंबर आया, शुरुआत का सेकंड और इधर का भी सेकंड, ये दोनों का मतलब 5 का 5 मल्टीप्लिकेशन करोगे ऐसे आएगा तब भी आपको आएगा 25 ही आएगा। ये और नंबर है, जिसमें इवन रहता है उसमें तो ऐसे आएगा नहीं, जैसे आएगा वैसे ही करना है। तो हमेशा हमें शुरुआत का जो नंबर लेना है वही लास्ट से भी वही नंबर लेंगे, मतलब अगर शुरुआत से छठा नंबर तो लास्ट से भी छठा तक आएंगे और उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो नंबर जिस नंबर का फैक्टर होता है एग्जैक्टली वो नंबर आ जाएगा। इसी तरीके आप पहला का करोगे तो लास्ट से भी पहला करोगे। इस तरीके से शुरुआत से अगर आप 10वां नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हो और लास्ट से भी 10वां जहाँ तक आता है उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको एग्जैक्टली वो नंबर आ जाएगा। ये कंसेप्ट आप समझ गए? क्योंकि जैसे आप देखिए आप कोई भी नंबर 24 लीजिए, कहने का तो 24 एक से जो एक से लगता है, एक से कब लगेगा 1 × 24 तो आता है आपका 24 है। दो कब लगेगा जब 12 × 24 आएगा तब ये आपका लास्ट से है, ये आपका फर्स्ट से। 3 से लगेगा 3 8 24 मतलब 8 आएगा तभी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 4 से 6 चौके 24 तब भी आ रहा है। देखिए अब आगे जाओगे तो आपको आगे यही आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 8 12 ऐसे नंबर फैक्टर आएगा। समझ गए? इसीलिए चलिए अब सवाल बनाते हैं। देखिए आगे आप उस बेस्ट जो हम लोगों ने अभी रियलाइज़ किया था, जो कंसेप्ट अभी हम लोगों ने समझा था, उससे संबंधित सवाल आपके पास है। ये है एक अंकों की कितनी संख्या है जिनके 3 गुणनखंड है। तो बताइए 3 गुणनखंड किसका होगा? विषम संख्या। पहला बात है स्क्वायर रूट वाला संख्या का होगा, ये तो आपको पता है, लेकिन एग्जैक्टली 3 ही बता रहे हैं। किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट का अगर गुणनखंड पूछा जाएगा तो वो विषम संख्या आएगा, विषम संख्या है। लेकिन हमें एग्जैक्टली बता दिया तो हम उसमें क्या पढ़ रहे थे, किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट का गुणनखंड 3 आता है। प्राइम फैक्टर का जो है वो 2 आएगा, लेकिन प्राइम फैक्टर के स्क्वायर रूट का 3 आएगा। तो देखिए लेकिन वो पूछ रहा है सिर्फ और सिर्फ एक अंकों का, तो एक तो हमेशा आएगा, 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 का तो एक आएगा, दूसरा क्या आएगा, 2 नहीं आप लिख सकते, आप लिखोगे 4। फिर 3 भी एक प्राइम मतलब प्राइम फैक्टर नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर 9, तो 9 का भी अगर आप देखोगे नंबर ऑफ फैक्टर निकालोगे तो आपको 3 ही आएगा। देखिए इसका एक तो यार एक ही, इसका तो नहीं आएगा, एक नहीं आना चाहिए हमेशा। देखिए आगे सवाल जो हम लोगों ने अभी जस्ट कंसेप्ट समझा था, जितना भी उससे संबंधित सवाल आ गया। क्या क्या समझा था? प्राइम फैक्टर। पहला बात क्या समझा था? प्राइम फैक्टर, कि प्राइम फैक्टर का नंबर ऑफ फैक्टर प्राइम नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा 2 आता है। प्राइम नंबर के स्क्वायर का अगर नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए वो हमेशा 3 आएगा। किसी भी नंबर का मतलब फैक्टर अगर पूछा जाए वो हमेशा सम संख्या आएगा, लेकिन किसी भी संख्या के स्क्वायर का अगर पूछा जाए नंबर ऑफ फैक्टर वो हमेशा विषम संख्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि एक अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। 3 विषम संख्या है, तो विषम संख्या से हमें इतना पता चल गया कि वो जो भी होगा स्क्वायर रूट होगा विषम संख्या से। लेकिन एग्जैक्ट 3 दिया हुआ है, 3 ही गुणनखंड है, तो वो प्राइम फैक्टर का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान क्या देने वाली बात है कि वो संख्या सिर्फ और सिर्फ एक अंकों का होना चाहिए। देखिए एक तो कोई बात नहीं है, एक तो अपने मस्त है, एक को लेना देना है नहीं, एक्सेप्शनल है। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 4, मतलब 4 का अगर नंबर ऑफ फैक्टर अगर पूछा जाए कितना होगा तो मात्र 3 होगा। क्या क्या होगा? एक तो 1 होगा, दूसरा 2 होगा, तीसरा 4 होगा, 3। दूसरा देखिए तो 3 का 3 तिया
3 का स्क्वायर करिए, भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो ये भी एक ऐसा नंबर है, ऐसा प्राइम मतलब नंबर है जिनका केवल और केवल 3 फैक्टर है। वो क्या क्या? 1, 3 और 9, है ना। इसमें हम यहाँ लिख देते हैं आपको समझने के लिए। आप वहाँ तो लिखें प्राइम नंबर के स्क्वायर का नंबर और नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा 3 होगा। इस क्वेश्चन में भी आप स्टार मार्क करके इस चीज़ को याद करने वाली बात है। धीरे धीरे आपको समझ। प्राइम नंबर के, देखिए प्राइम नंबर 2 था, इसके स्क्वायर का नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा 3 होगा। 9 का भी हम लोगों ने देख लिया। अब इससे आगे बढ़ते, इससे आगे 3 बार 5 एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। 25 का भी नंबर ऑफ फैक्टर मात्र और मात्र 3 ही आएगा, लेकिन ये 2 अंकों का नंबर है तो इसे हमें लेना नहीं है। अब इससे आगे जितने भी नंबर बढ़ेंगे वो 2 अंकों का होगा, तो इससे आगे फर्दर बढ़ना नहीं है। तो हमें ज्ञात हुआ मात्र 2 ऐसे नंबर हैं 4 और 9 जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 3 आ रहा है। तो इसके आंसर में क्या आएगा? 2 आंसर आएगा। ठीक, चलिए इसी सवाल में अगर यहाँ 1 अंकों की जगह 2 अंकों का दे दिया जाए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके 3 गुणनखंड है, तो वही पैटर्न फॉलो करना है। 3 तक तो हमें ज्ञात हो गया था कि वो सिर्फ और सिर्फ उनका नंबर फैक्टर 3 तो आएगा ही, लेकिन वो 1 अंकों का संख्या हमें यहाँ पता करना है 2 अंकों का संख्या। तो 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 का स्क्वायर मतलब प्राइम फैक्टर 5 का स्क्वायर 25, और इसका जो है नंबर ऑफ फैक्टर वो 3 आएगा। क्या 1 आएगा, 5 आएगा, 25 आएगा। आप ट्राई करके भी देख सकते हो। उसके बाद 6, 7 भी एक क्या है प्राइम नंबर है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, और 49 का नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा, 7 आएगा और 49 आएगा। तो इसका भी कितना है? तो ये भी आपका ओके है, ये भी ओके है। यहाँ लिख देते हैं ऐसे आपको कन्फ्यूजन ना हो। 9 ये नहीं होगा, 1 अंक का है, ठीक है, इसीलिए ये नहीं होगा। 5 से शुरू होगा, 2 अंकों का है, 2 अंकों का है। फिर देखिए 9 नहीं, 9 प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। 11 13 भी तो है, 11 7 11 121, तो ये भाई 3 अंकों का आ गया। हालांकि इसका भी आएगा 3 ही फैक्टर, लेकिन हमें तो ज्ञात करना है सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों का। तो वो हमें क्या पता चला? 5 और 7 ऐसे 2 नंबर है, मतलब उनका प्राइम फैक्टर का कहने का मतलब है 25 और 49 ऐसे 2 मात्र और मात्र 2 अंकों का संख्या है जिसका फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर 3 आएगा। क्लियर? ठीक, देखिए वही सवाल है। अब हम लोग चल पहुँचते हैं 3 अंकों में। कितना में? 3 अंकों में। अब क्या कह रहा है सवाल कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड हैं। ठीक, अब जहाँ तक हम लोगों ने पता किया था, कहाँ तक पता किया था? 7 तक। 49 के बाद जो आ जाता है 7 का, जिसे 7 का स्क्वायर 49, ये एक 2 अंकों का है, इसीलिए नोट इसको नहीं लेना है और इससे पीछे वाला को नहीं लेना है, क्योंकि वो 2 अंकों में हमें ज्ञात क्या करना है? 3 अंकों का। तो इसके आगे क्या है? 11 एक प्राइम नंबर है और इसका स्क्वायर रूट 121 होगा। तो 121 3 अंकों का, ये भी हमें फुलफिल हो गया। और अगर इसका प्राइम फैक्टर हमें पता करना होगा तो क्या क्या आएगा? ये क्या आएगा? 11 आएगा और 121 आएगा, तो ये भी ओके है। 3 आ गया इसका। 13 का स्क्वायर अगर किया जाए, प्राइम नंबर 13 भी 13 169 आता है, और इसका अगर नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो वो होगा 1। तो ये भी ठीक है, 3 आ गया इसका। अब क्या? 17 का स्क्वायर क्या होगा बताइए? हमें लगता है वो आएगा आपको 289, है ना।
आप इसको शॉर्टकट तरीका से 15+2 का होता है ना स्क्वायर, ये लिख सकते हो ना, 225 + 4 + 15 × 60, देखिए 289 आ गया। और ऐसे कैलकुलेशन करोगे धीरे धीरे तो आप जो है ना फिर इस चीज़ को एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, आपको याद ही हो जाएगा। मैं अदरवाइज बाकी जब आएगा तो समय आएगा तो सबका स्क्वायर आपको याद भी करवाना है। आपको लगभग में 30 तक का स्क्वायर याद करवाना है, 20 तक का क्यूब याद करवाएंगे, ठीक है। ठीक, अभी समझिए आ गई। और इसका अगर नंबर ऑफ फैक्टर पूछा जाए तो वो क्या आएगा, वो आएगा 1, 17 और 289, ठीक है। इसका भी 3 ही प्राइम फैक्टर है जो हमारा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है नंबर प्राइम फैक्टर 17 के आगे 19 भी है। अब बताओ 19 का, तो इसका भी क्या होगा, 20 विसंगर 400 माइनस 40 + 1 300, 40, बताओ ना इसका क्या आएगा, 360 + 1 361, हाँ करो ना आप, देखो 20 का 20 - 1 का स्क्वायर, तो 400 + 1 - 2 × 361 मेरा लगता है सही है ना। 40 घटाओगे 360 है, 360 + 1 361। और इसका नंबर ऑफ फैक्टर बोला जाए तो वो आया क्या, 1, 19 और 361, इसका भी आया मात्र और मात्र 3 नंबर ऑफ फैक्टर। अब आगे 23 है, 23 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका, 23 का करोगे तो आपका आएगा 529 आएगा। आप करके देखना, ये आएगा आपको 529। और 529 का स्क्वायर रूट के नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएगा, 1, 23 और 529, ये भी 3 आया नंबर ऑफ फैक्टर, तो ये भी ठीक है। अब देखिए 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 का जो स्क्वायर किया जाए, 29 एक प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर रूट क्या है 29 का, 729, आई थिंक 729 आएगा। आप एक बार ट्राई कर देखो तो कितना रहा, नहीं भाई 9 नंबर का 729 क्यों आएगा, ये आएगा आपको 841। और इसका नंबर ऑफ फैक्टर क्या आएगा, एक आएगा 29 आएगा और 841 आएगा। ये भी एक 3 फैक्टर वाला संख्या है, 31। अगर 31 का बात किया जाए तो 31 का क्या आएगा, यहाँ तक तो आप पता है 3 × 900 + 1 + 60, तो ये आ गया 961। और इसका भी 1, 31, 961, मात्र और मात्र 3 नंबर ऑफ फैक्टर वाला संख्या है। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 ऐसे नंबर है 3 अंकों वाला, क्या 7 ऐसे नंबर है 3 अंकों वाला जिसका प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर 3 है ना। तो आप समझ गए 7 आंसर है, या 7 इसको लिखिए, 7 ऐसे 3 अंकों का संख्या है जिसका नंबर ऑफ फैक्टर 3 आएगा। अब आप इसमें एक चीज़ आपको लगेगा कि सर आपने तो यहाँ ऐसे प्रोसेस कर करके आपने समझा, इतना टाइम तो हमारे पास रहेगा नहीं एग्ज़ाम में कि हम सर ऐसे बनाएं, तो आप कहाँ इस चीज़ को और शॉर्ट कर सकते हो। हमने समझाया, आप इसको लिखने की ज़रूरत नहीं था। आप पे जब आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा कि किसी भी प्राइम नंबर के स्क्वायर का नंबर ऑफ फैक्टर 3 आता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है। और जैसे ये आपको रियलाइज हो गया कि 7 जो है 2 अंकों का है, 11 3 अंकों का है, यहाँ शुरू करोगे आप लिखोगे अच्छा ठीक है 11 है 13 का, आप मन में ये स्क्वायर करोगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि वो 3 अंकों का ही है। फिर आप सोचोगे 17 भी है, फिर सोचोगे अच्छा ठीक है 19 भी है, फिर आप सोचोगे 23 भी है, जिसका स्क्वायर करेंगे तो 3 अंकों का ही आएगा। फिर आप सोचोगे ठीक है 29 भी है,
फिर आप सोचोगे अच्छा ठीक है 29 का भी 2 अंकों का 31 का है, तो आप स्क्वायर करोगे तो आप याद रहेगा, आपको याद करवाया जाएगा उस चीज़ों को कि स्क्वायर करोगे आपको 9 से 61 आएगा। अच्छा 3 अंकों का है, ठीक है। उसके बाद जो है 31 हो गया, 33 37 है। आप 37 का रियलाइज करोगे तो आपको ये नजर आएगा कि 4 अंकों का है, तो आप इसे हटा दोगे, आप फटाक से लिखोगे कि अच्छा टोटल नंबर 7 है, तो आंसर फटाक से देना है, खत्म। कहाँ इस जमेला में पढ़ना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो ये लगभग हमको लगा विदिन 30 सेकेंड आप आसानी से सवाल का आंसर तक पहुँच सकते हो, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इससे भी जल्दी कर सकते हो। लेकिन अब इसके अलावा अब ये थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल था, कैलकुलेटिव नहीं था, कंसेप्चुअल था, कंसेप्ट समझना था, तो आपको ये चीज़ तो आपको याद करना पड़ेगा। आप मन में रियलाइज़ कर लोगे, 1 13 17 लिखोगे, अच्छा कहाँ तक 3 अंकों का आ रहा है या 3 अंकों का आ रहा है, उस चीज़ को आप जितना जल्दी कर सकते हो, समझ सकते हो उस चीज़ को, आंसर तक पहुँच सकते हो। देखिए अब ये सवाल आप समझिए, यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 7वें और 9वें स्थान पर है संख्या n के बराबर है, तो n के कितने गुणनखंड हैं, वो संख्या क्या है ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तो उसके कितने गुणनखंड हैं ये पूछ रहा है। चलिए पहले एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं, फिर सवाल तक पहुंचेंगे। मान लेते हैं वो संख्या एक n है, क्या है n है, और हमें उसका गुणनखंड निकाला है। एक तो हमेशा रहेगा, तो आप अंदाज से बता सकते हो, दूसरा तीसरा कुछ हो सकता है, चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां वटेवर जहाँ भी जा सकता है। हमें नहीं पता है टोटल, अगर टोटल गुणनखंड हमें पता रहता तो हम लोग तो आसानी से बता देते, फिर क्या लिख, तो हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है, कितने गुणनखंड है, फिर भी हमने अंदाज से लिख लिया कुछ, ठीक है। अब कह रहा है सवाल में कि वो जो संख्या n है वो शुरुआत से, मतलब यहाँ से स्टार्ट जहाँ से होता है फर्स्ट नंबर से, शुरुआत से 7वें, तो यहाँ 7वां दिए 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आया 7वां, और शुरुआत से ही 9वें स्थान पे 7 8, ये 9वें स्थान पे। तो यहाँ से जाइए, यहाँ 7वां स्थान, यहाँ जो भी नंबर होगा, मान लेते हैं ये x होगा, यहाँ y होगा, ठीक। इस दोनों का गुणनफल, क्या गुणनफल x इंटू वाई संख्या n के बराबर होगा। ये सवाल कह रहा है, अभी तक हम लोगों ने जो लिखा है वो और सिर्फ सवाल क्या कह रहा है वो लिखा है, ठीक। अब हम लोग कंसेप्ट लगाते हैं, x और y के गुणनफल n के बराबर है। हम लोग अभी तक जो कंसेप्ट हमें पता है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो पढ़ा क्या है, किसी भी संख्या का फैक्टर अगर शुरुआत का पहला लेंगे तो लास्ट का भी पहला को गुना करेंगे तो वह संख्या n के बराबर आएगा। शुरुआत से अगर दूसरा स्थान का लेंगे तो लास्ट से भी दूसरा स्थान का लेंगे, ठीक है, और दोनों का गुणनफल संख्या n के बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि शुरुआत से 7वां और 9वां स्थान के संख्या गुना करने पर n के बराबर होता है। तो इससे हम रियलाइज ये कर रहे हैं कि शुरुआत से ये संख्या 7वां है, तो ये इधर से अगर भी 7वां संख्या लिया जाए, ठीक है, शुरुआत से अगर 7वां संख्या यहाँ आया और लास्ट से भी हमें 7वां संख्या तक पहुँचेंगे तो उस दोनों का गुना करेंगे तो वो संख्या n के बराबर आ जाएगा। तो ये जो इस इधर से जो 9वां स्थान पे है, तो वो इतना समझ में आ गया कि इधर से भी ये 7वां स्थान पे होगा, है ना। तब ना इस शुरुआत से और लास्ट से भी वही नंबर आना चाहिए था ना, उसका गुणनफल संख्या के बराबर आएगा। जैसे शुरुआत से 1 है तो लास्ट से भी 1 लेंगे, शुरुआत से 2 है तो लास्ट से भी 2 लेंगे, शुरुआत से 3 है तो लास्ट से भी 3 लेंगे, शुरुआत से 7 है तो लास्ट से भी 7वां नंबर लेंगे वाला नंबर लेंगे, तो उसका गुणनफल संख्या n के बराबर आएगा। समझ गए। तो अब इससे इतना पता चल गया कि ये जो है इधर से ये 9वां स्थान इधर से जो है वो इधर से 7वां स्थान, ठीक। अब देखिए तो यहाँ तक ये संख्या, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना संख्या है 7, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 7, बचा बीच में 1, तो 7 + 1, बीच वाला 1 बचा 1, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हुआ 15। समझ गए, क्लियर। बस यही कंसेप्ट था। तो अब समझ गए, जब भी ऐसे दिया रहेगा कि शुरुआत से जो नंबर रहेगा और लास्ट से भी जो नंबर रहेगा उसका गुणनफल हमेशा n के बराबर आएगा, ठीक। जैसे आप छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर इस चीज़ को समझते हैं, चलो लिख लेते हैं 24। अब इसका आप फैक्टर निकालें तो 1 आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा और 24 आएगा। अब हम बोलेंगे कि शुरुआत से किस संख्या का, शुरुआत से थर्ड नंबर का कितना, शुरुआत से थर्ड नंबर और शुरुआत से
6 नंबर का 1 2 3 4 5 6 संख्या n के बराबर है, गुना n के बराबर है। शुरुआत से तीसरा ये लिए और शुरुआत से ही यह जो है छठा स्थान पे, और इस दोनों का गुना किए तो आया आपका n के बराबर। तो ये जो शुरुआत से छठा है, देखिए ये लास्ट से तीसरा ही है ना, 1 2 3, ऑब्वियसली इससे पता चला, लेकिन हम लोगों ने कंसेप्ट भी पढ़ा था। तो क्लियर है कि शुरुआत से जो नंबर है लास्ट से वही नंबर का गुणनफल n के बराबर रहेगा। तो ये 6 जो है इधर, लेकिन इधर से 6 भी कुछ भी हो सकता है, 6 आया तो बचा बीच में 2 ही, तो ये इधर से तीसरा, इधर से भी तीसरा होगा, 3 3 6 और बीच वाला 2 8। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 8, जो कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया 8। तो इस तरीके से आपको फंसाने के लिए देगा, ऐसा नहीं देगा कि शुरुआत से किसी भी संख्या का शुरुआत से तीसरा और लास्ट से पाँचवां का गुणनफल, नहीं, कभी नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं सकता। जब भी फैक्टर रहेगा, उसका फैक्टर का रहेगा, फॉर्म लिखा रहेगा, तो जो शुरुआत से रहेगा वही लास्ट से रहेगा। तो ऐसे देगा नहीं, हो देगा क्या शुरुआत से छठा, शुरुआत से 10वां के अंकों का गुणनफल जो है वो n के बराबर है, संख्या के बराबर है, ठीक, फंसाने के लिए। लेकिन आपको तो मालूम है कि क्या करना है, तो इसमें हम पता लगा लिए आराम से कि n है, n का संख्या मान जो है वो 15। चलिए ये एक सवाल बनाइए, आप ले लीजिए, 13वां नंबर का सवाल है। यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल, वही सेम सवाल है, खाली नंबर जो है स्थान जो वो चेंज हुआ, 43वां और 47वां, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, वही कि संख्या मान लेते हैं n है, इसका जो है गुणनफल इस तरीके से कुछ होगा। अगर शुरुआत से 43 में नंबर का, 43 में, ठीक है, और शुरुआत से मान लेते हैं यहाँ आया एक 47वें नंबर का, क्या है 47वें नंबर का, तो ये जो है ये नंबर यहाँ से लास्ट से भी 43वां होगा, ठीक, तो इधर से भी 43, तो बीच में कितना संख्या बचा है, बीच में आप निकाले 43 44 45 46 47, ये दो नंबर काउंट हो गया, बचा क्या 3, तो 43 प्लस 43, बीच वाला नंबर प्लस 3, तो आपका अगर 86 3 89, ठीक है। तो अब आपको जब भी सवाल आएगा, ये चीज़ समझने के लिए हमने पैटर्न बनाया, समझाने के लिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जब भी आप इस तरह का सवाल आएगा, सीधा आँख बंद, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, शुरुआत से जो नंबर रहेगा 43 है, तो 43 प्लस 43, ठीक है। उसके बाद जो 47 में 43 और 47 के बीच का नंबर ना ही लेना है 43, ना ही लेना है 47, उसके बीच का नंबर जितना उतना को एक्स्ट्रा ऐड कर देना है, वो कितना है 3 है। तो आपका आंसर आ गया है 89, सिंपल। अब इसी जगह पर दे देगा, मान लेते हैं आप तो समझ गए हैं, मान शुरुआत से 10 में और शुरुआत से ही 20वें स्थान पर का नंबर का गुणनफल n के बराबर है, तो नंबर फैक्टर कितना है, तो आपने कुछ नहीं करना है, आप सीधा है 10 प्लस 10, और इस 10 और 20 के बीच में कितना नंबर है, तो आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा 1 से लेके 9 तक, है ना, तो टोटल कितना है 9, तो ये आ गया आपका 29। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है वो कितना है 29। एक 14 नंबर का सवाल क्या है, 300 से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्या का विषम गुणनखंड है, ठीक, क्या पूछ रहा है, विषम गुणनखंड है। तो हम लोगों ने विषम गुणनखंड के लिए क्या निकाला था, क्या समझा था कि किसी भी संख्या का स्क्वायर का, किसी भी संख्या के स्क्वायर का नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा विषम संख्या था, किसी भी संख्या का, यानी अगर वो प्राइम फैक्टर का स्क्वायर रहेगा तो वो तो पता है 3 है, वो एक विषम संख्या है, तो हमें पूरा लेना है, कहाँ तक 3 अंक। 300 से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्या का विषम गुणनखंड है, तो देखिए 1 है सभी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर, 4 3 का 9, इसका जो है विषम गुणनखंड आएगा हमेशा, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। इस तरीके से अगर आएंगे आपको, तो आपको यहाँ देखिए कहाँ तक 300 से कम, 300 से कम, तो आपका कहाँ तक 300 से कम आ जाएगा 20 विषमकर 420, 19 जो है 19 का जो स्क्वायर है वो 361 आता है, तो ये भी नहीं आएगा। 18 का 256 आता है, तो कहाँ तक आएगा 18, 1 से लेके 18 जो 300 से कम, ठीक है, सबका स्क्वायर करेंगे तो नंबर फैक्टर कितना आएगा, विषम संख्या आएगा। सबसे पहले कंसेप्ट समझिए क्या कह रहा है, कि हम लोगों ने जो पढ़ा किसी भी संख्या के स्क्वायर का नंबर ऑफ फैक्टर विषम संख्या आएगा, लेकिन हमें वो जो है 300 से कम ही लेना है वो संख्या। तो कहाँ से 1 से लेके 18 तक 256 होता है, इससे आगे बढ़ते हैं 361 हो जाता है, जो कि नहीं लेना है। तो टोटल जो है कितनी संख्या है जिसका 300 से कम, कितनी संख्या है जिसका
नंबर ऑफ फैक्टर विषम संख्या है, नंबर ऑफ टोटल जो है वो आपका 18 आया। ठीक है, अब यहीं पर अगर आपको पूछ दिया जाए 300 की जगह 160 से कम प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्या का विषम गुणनखंड है, तो वही पैटर्न करना है कि विषम गुणनखंड के लिए हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर जो है वो होना चाहिए। तो 1 से लेके आप कीजिए 15 2 25, 15 14 का 194 होता है, 14 का स्क्वायर 194, तो 1 से लेके कहाँ तक 14 तक का जो है तुरंत हम लोगों ने बता दिया विषम गुणनखंड है। तो आंसर होगा 14। नहीं यार गलत है ना, ओ सॉरी 194, 260 से ज़्यादा है ना, तो 194 नहीं, तो आपका आएगा ये 194 जो 13 का 169 होता है, तो 12, आंसर हमारा 12 होगा। अब इस नंबर ऑफ फैक्टर में जो है एक इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है, इससे 240 के सभी गुणनखंडों के योग का औसत क्या होगा। कहने का मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर निकलेगा उसका जोड़, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर औसत ये होता है ना कि जितने भी नंबर ऑफ फैक्टर है उसका योग करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ फैक्टर से। तो इसका सबसे पहले हमें जो निकालना है वो पावर फॉर्म में 3 to the power 1 5 to the power 1 यहाँ निकाल लिए। तो पहले योग करना है, योग करने के लिए क्या करते हैं 2 to the power 0 + 2 to the power 1 + 2 to the power 2 + 2 to the power 3 + 2 to the power 4, ये फिर इसके बाद है 3 to the power 0 + 3 to the power 1 तक आएंगे, फिर 5 to the power 0 + 5 to the power 1 तक आएंगे, और डिवाइड जो करना है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स करना है। नंबर ऑफ फैक्टर क्या 5 × 2 × 2, तो ये आपका आएगा 16 8 24 4 16 8 24 24 4 28 28 2 30 1 31 × 3 1 4 × 6 डिवाइड बाय 5 × 4, ये 4 4 तो कट गया, आप 36 18 186/5। अब ये आपको आएगा डेसिमल में, फिर भी आप निकाल सकते हो। 3 5 15 5 3 8 6 5 30 7 5 35, 7 से लगेगा 0.2, ये आपका औसत आया। बस यही सवाल था।